हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आज की क्लास 7 में। आज हम नया चैप्टर सेकंड ऑडिट इंटरनल कंट्रोल के बारे में जानेंगे। तो इंटरनल कंट्रोल हिंदी में बोलेंगे आंतरिक नियंत्रण। तो आज के हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, आंतरिक नियंत्रण इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। तो इंटरनल कंट्रोल देखो, अंदर से करना है तो मतलब ये किसकी जिम्मेदारी होगी? आपकी खुद की जिम्मेदारी। ये बाह्य व्यक्ति की नहीं, आपकी खुद की जिम्मेदारी है। और अंदर से करने वाले को व्यक्ति कौन होते हैं? जो मैनेजर्स हैं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से यदि कंपनी है तो उन व्यक्तियों की जिम्मेदारी है कि वो इस तरह की कोई पॉलिसी लेकर आए कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। अब ये जानेंगे कि आप होता क्या है। देखो, बेसिकली इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में ना पूरे जो आपका सिस्टम बना हुआ है ना, उसको कंट्रोल किया करने की एक पॉलिसी है। एक इस तरीके से काम को डिवाइडेशन किया जाता है कि पूरा काम इस तरह से अलग से स्टाफ बनाया जाता है, इस तरह से डिसीजन लिए जाते हैं कि पूरा जो इंटरनल जो सिस्टम है वो आपके हाथ के अंदर है। आपको हर एक एक्टिविटी आपकी नज़रों में रहे कि किस में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। अब देखिए, इसमें मैं यदि वर्बली बात करूँ तो इंटरनली कंट्रोल सिस्टम एक तो आप ये मान के चलिए कि फाइनेंशियल में भी होता है और प्रशासन में, एडमिनिस्ट्रेशन में भी होता है। दोनों तरफ से ही होता है। ऐसा आप नहीं बोल सकते कि केवल ऑडिट के पर्पज से ही काम का है। ये एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन के दृष्टिकोण से भी होता है ये। अब हमारा जो टॉपिक है वो केवल फाइनेंस से संबंधित है। हम जो पढ़ रहे हैं वो फाइनेंस का एक पार्ट है। हम जो ऑडिट पढ़ रहे हैं तो ऑडिट के अंदर हम फाइनेंस को लेकर इसके संदर्भ में आगे चर्चा करेंगे। तो इसमें देखिए, फाइनेंस के संबंध में बात करें तो ये आगे बढ़कर वापस दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा आपके लिए। एक तो होगा इंटरनल चेकिंग और एक हो जाएगा इंटरनल ऑडिट। तो ये वापस दो पार्ट में डिवाइड होने वाला है। तो सबसे पहले हम इसके 1 बाय 1 पॉइंट पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए कैसे। सबसे पहले ये बताया गया है कि व्यापार में इसे स्थापित करने की जो आपका बिजनेस चल रहा है उसके अंदर इसको यदि आप लेकर आना चाहते हो तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? मैनेजर्स की है। आपके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जो भी उसको चला रहे हैं, संचालक, उनकी होगी। ये जो मैनेजर्स है, सबसे बड़ा जो वर्ड यूज़ करेंगे वो क्या होगा? मैनेजर्स। तो उनकी जिम्मेदारी है कि वो चाहते हैं कि हमारा जो वर्किंग है वो सबसे अच्छी रहे और अब जैसे उसमें कोई गलती होती है तो हम तुरंत उसका पता चले। तो सारा सब कुछ अच्छा करने के लिए वो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम लेकर आते हैं। अब इसमें आगे बताया गया है कि प्रबंधक ही इसके लिए कर्मचारियों की नियुक्ति करता है। वो कर्मचारी व्यक्ति विवरण बनाते हैं। तो प्रबंधक या जो मैनेजर्स है वही अपने अपॉइंटमेंट करते हैं, भाई हमारे किस तरह का स्टाफ चाहिए। उस स्टाफ के अपॉइंटमेंट होने के बाद में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाएंगे आपके कि किस तरह से आपका बिजनेस चलने वाला है। इसके बाद हम जानेंगे लेखा पुस्तक की जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स से बनाने की जिम्मेदारी मैनेजर की होती है। देखो, ये सब बनाते कर्मचारी ये मानते हैं कि अपने बनाते कौन है? कर्मचारी। कर्मचारी से मतलब क्या होता है? थोड़ा बिलो जो कैडर के लोग होते हैं उन्हें बोला जाता है। मैनेजर्स की स्किल क्या हो गई? मतलब एक अच्छी स्किल हो गई, वो मैनेज कर रहे हैं। वो ऊपरी रूम में बैठने वाले लोग बाग हैं जो सब कुछ मैनेज कर रहे हैं। तो ये जिम्मेदारी तो होती उन्हीं की है और उन्हीं की वो इस जिम्मेदारी को पूरा करवाने के लिए जो मैनेजर्स हैं वो अपनी जिम्मेदारी पूरा करवाने के लिए अपने पास में कर्मचारी अपॉइंटमेंट करते हैं, स्टाफ अपने पास में रखते हैं। अब ऐसी स्थिति में जो खाते विवरण हैं, जो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, समय पर तैयार करवाने के लिए प्रबंधक आंतरिक नियंत्रण प्रणाली ICS इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की स्थापना करते हैं। तो ICS से शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे कि आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो सही समय में और सही तरीके से तैयार हो जाए, इसलिए हम ये सब कुछ चीज़ें बनाते हैं। अब देखिए, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली ICS में वित्तीय व गैर वित्तीय से मतलब फाइनेंस और नॉन फाइनेंस मतलब या एडमिनिस्ट्रेशन की जो बात की जाए, जो प्रशासन है, दोनों ही नियंत्रण शामिल है। मतलब दोनों ही कंट्रोलिंग पावर्स में शामिल है। कौन कौन सी? एक तो फाइनेंस की और एक एडमिनिस्ट्रेशन की, वित्तीय और प्रशासनिक। अब आंतरिक लेखा नियंत्रण की यदि अपन बात करें, जब हमारा जो फाइनेंस से संबंधित है उसकी अपन यहाँ चर्चा करेंगे, क्योंकि हम प्रशासन का पार्ट हम यहाँ नहीं स्टडी कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं ऑडिट। तो ऑडिट हमारे किससे जुड़ा हुआ है? फाइनेंस से जुड़ा हुआ है। तो हम हमारे अकाउंट्स के अंदर आते हैं। तो अकाउंट्स के अंदर देखिए, इसको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो दो पार्ट कौन कौन से? आंतरिक निरीक्षण या जांच और दूसरा क्या है? आंतरिक अंकेक्षण। तो इसे बोलेंगे इंटरनल टेस्ट और इसे इंटरनल चेक बोलेंगे इसे, और उसे बोलेंगे इंटरनल ऑडिट। तो अब पहले बारे में ए को जानते हैं कि ए क्या है। अब ये डेफिनेशन आपको बिल्कुल ऐसे कैसे याद करनी, जैसे मैं यहाँ स्टडी करा रहा हूँ। इनको ये जो वर्ड्स हैं इनको हेर फेर बदल वहाँ पर नहीं करना है। तो ये क्या चीज़ है, इसकी प्रॉपर्टी का सब इस डेफिनेशन में आएगी। इसको मैंने तोड़कर आपके सामने अच्छे से लिखा है। देखिए, इसको जानते हैं आंतरिक निरीक्षण या जांच, इंग्लिश में बोलेंगे इंटरनल चेक। तो अब इंटरनल चेक के बारे में जानते हैं। तो क्या है ये? क्या है? कार्य विभाजन की एक व्यवस्था है। आप लिख भी सकते हैं अपने रास्ते में, कार्य विभाजन की, डिवाइडेशन ऑफ वर्क। तो कार्य विभाजन की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कर्मचारियों के मध्य इस प्रकार की व्यवस्था की जाती है, कर्मचारियों के मध्य कार्य को इस तरह से डिवाइड किया जाता है कि एक कार्य स्वतः ही दूसरे के द्वारा चेक कर लिया जाए। मतलब कोई भी व्यक्ति अपना जो कार्य
अकेला पूरा नहीं कर पाए और उसका कार्य कोई और दूसरा और करेगा उसका कुछ पार्ट, तो क्या ऑटोमेटिक चेक हो जाएगा। जैसे आप समझिए किसी भी आपने कोई डॉक्यूमेंट्स तैयार किया, उसकी टोटल आपने लगा ली, टोटल लगाने के बाद उसको नेक्स्ट पेज पे लेकर जाने की जिम्मेदारी आपकी से हाथ में लेकर किसी और से ले ली गई है, और उसको ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो पहले वाले जो अमाउंट लिखी है उनको एक बार वेरीफाई करेगा, फिर बाद में अगले पेज पे लेकर जाएगा। तो इस तरीके से क्या है, आपने वर्क को डिवाइडेशन कर दिया। आपकी जो ऑफिस स्टाफ जो पहले काम करा था वो वैसे का वैसा ही काम करा, उसी वर्क के अंदर आपने क्या करा, एक काम एक आदमी पूरा न करके दूसरी स्टेप पे ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है ना। आखिरी का जो 10-20% काम है वो छोड़ रखवा लिया, उससे पेंडिंग करवा लिया उस डॉक्यूमेंट्स का, और वो अगले आदमी उसको कंप्लीट करता है। तो इस केस में क्या होगा, जो पहले आदमी जो काम किया उसका काम की चेकिंग हो जाएगी दूसरे आदमी द्वारा। तो इसमें कोई मान लो हेर फेर बदल हो, यदि कुछ गुंजाइश हो, कोई गड़बड़ है तो वहीं पर रुक जाए, कोई एरर कोई त्रुटि है तो वहीं पर रुक जाएगी वो। तो आप इसके डेफिनेशन में क्या क्या ध्यान रखेंगे, इसकी डेफिनेशन में जो वर्ड आए थे वो हमारे पास में देखिए, ये कार्य विभाजन की एक ऐसी व्यवस्था है जो कर्मचारियों के मध्य कार्य को इस प्रकार डिवाइड किया जाता है कि एक कार्य स्वतः ही दूसरे व्यक्ति द्वारा चेक कर लिया जाए। मतलब एक कार्य एक कर्मचारी पूरा नहीं करता है, इसकी एक प्रॉपर्टी ये भी है कि कोई भी जो पूरा कार्य एक कर्मचारी नहीं करेगा तभी तो चेक हो पाएगा, जब हम उसका कुछ पार्ट से बचवा लेंगे। ये अकाउंटिंग के साथ साथ चलता है, ये इसकी प्रॉपर्टी से डेफिनेशन तो यहाँ तक हो गई आपकी, ये डेफिनेशन हो गई, ठीक है। अब इसके बाद में ये इसी अभी इसकी प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी क्या है भाई, एक कार्य एक कर्मचारी ने पूरा न कर एक से अधिक कर्मचारी से पूरा होगा, वो हो सकता है वो 2 में पूरा हो सकता है 3 में पूरा है, कितने में हो सकता है वो। ये अकाउंटिंग के साथ साथ चलता है, जैसे जैसे आप अकाउंटिंग का वर्क करते हो वैसे वैसे चलता रहता है, साथ साथ के अंदर चलता रहता है। इसके अलग से नहीं, ऐसा नहीं कि ऑडिट कंप्लीट होगा या फिर उस बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसके बाद में स्टार्ट करेंगे, साथ साथ चलता रहेगा। लेखा कर्म का जो आपका अकाउंटेंसी है उसका प्रहरी है, इसका वॉचमैन है। प्रहरी से मतलब क्या है, मतलब इसकी निगरान रखने वाला, इसकी देख रेख करने वाला है। तो देख रेख करने वाला कैसे हो गया, क्योंकि जब आपका साथ साथ काम चल रहा था तो उसी समय आपने इस वर्क को स्टार्ट कर दिया। ये वर्क आपका विभाजन जो कार्य विभाजन इस तरह से किया गया है कि आप एक कार्य दूसरे व्यक्ति स्वतः ही चेक हो जाएगा। तो इस केस के अंदर क्या हो गया, प्रहरी हो गया ना, वॉचमैन हो गया ना, बस कार्य की निगरानी कर रहा है वो यहाँ पर। रूटीन है, नैतिक जांच है, मतलब डेली की जाने वाले आपसे कि डेली ट्रांजेक्शन हो रही है तो डेली आप रिकॉर्ड करोगे। जब जब आपका ट्रांजेक्शन हो रहा है तब तक आप कार्य को इस प्रकार से करोगे। तो ये क्या है, जैसे जैसे आपके ट्रांजेक्शन होंगे वैसे वैसे चलता रहेगा, मतलब रूटीन में चलता रहेगा, नैतिक जांच है आपकी। तो ये इसकी प्रॉपर्टियाँ हो गई। तो इस तरीके से डेफिनेशन और इसकी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी, इसको हमने समझा। तो मैंने यहाँ पर डिवाइडेशन करके आपको समझाया कि आप इसमें वर्ड्स को हेर फेर बदल नहीं कर सकते, इनको वर्ड्स को आपको शामिल करते हुए इसकी डेफिनेशन बनानी है आपको। इसके बाद में तो वापस मैं एक बार रिपीट करता हूँ, आंतरिक निरीक्षण जांच क्या है, कार्य विभाजन की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कर्मचारियों के मध्य ही इस प्रकार से कार्य को बांटा जाता है कि एक कार्य एक व्यक्ति पूरा न कर अगले व्यक्ति से पूरा किया जाए और उसके द्वारा चेक कर लिया जाए। तो इस हम बोलेंगे आंतरिक निरीक्षण या जांच। तो ये क्या है, सबसे पहले कार्य विभाजन की एक व्यवस्था है, शॉर्ट कैसे बोलेंगे, कार्य विभाजन की एक व्यवस्था है। आगे लिखा है ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। तो वो आपको ऊपर आई गया था भाई नैतिक जांच है, तो नैतिक जांच का होने का मतलब भी क्या है, जो डेली चलती है, तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होगी स्वतः ही होगी। अब एक व्यवस्थित आंतरिक जांच प्रणाली अंकेक्षक के कार्य को कम कर देती है परंतु उसको तथार्थ को नहीं। मतलब ये बताया गया है कि जो बाहर का जो ऑडिटर्स आ रहा है, जो वैधानिक अंकेक्षण आ रहा है, स्टेचुटरी ऑडिट करने के लिए आ रहा है, यदि वो पाता है कि आपके पास में इंटरनल चेक सिस्टम है, आपने ऐसी व्यवस्था अप्लाई कर रखी है जैसे बैंकिंग के अंदर होता है, जैसे आप कभी चेक एक व्यक्ति है उससे क्लियर करेगा, फिर दूसरी बार फिर दूसरी बार तीसरा फाइनल उससे अप्रूव करेगा। तो बैंक के अंदर एक चेक को पैसा आपको लेने के लिए 3 व्यक्ति के पास में जाना गुजरना पड़ेगा। तो इस तरह से किसी से कोई गलती हो तो वो पकड़ी जा सके। तो इस प्रकार से और फिर डेली शाम को और रिकनसाइल और करते हैं सारे। जब 4 बजे बाद में आपको अलाउ कर दिया जाता है बैंक के अंदर, क्योंकि 4 से 6 वो सारे दिन भर जो कार्य है उसे रिकनसाइल और करते हैं। तो इस तरीके से मैं बोलूँ तो आपके पास में एक कार्य का दूसरा जा रहा है, दूसरे या तीसरे व्यक्ति से किया जा रहा है, मतलब चेक हो रहा है वो वहाँ पर। तो इस तरह की व्यवस्था यदि कहीं पर अपना रखी है, किसी भी बिजनेस ने इस तरह की व्यवस्था अपना रखी है, तो जाहिर सी बात है जो सामने वाला व्यक्ति जो ऑडिट करने आ रहा है उसको, अंकेक्षक जो बाहर वाला ऑडिट आ रहा है उसको ना अब कम कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी गलतियाँ तो आपने पहले खुद नहीं दूर कर ली होगी, ठीक है ना। क्योंकि आपके एक कार्य क्लियर करे 2-3 से करवा रहे हो, चेक हो रहा है बार बार, तो कम गलतियाँ रहने के चांस है वहाँ पर। लेकिन फिर भी उसके उत्तरदायित्व तो कम नहीं करता है, मतलब उसकी जो जिम्मेदारी जो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी उसकी कम नहीं होगी इस बात से। वो कभी ये नहीं कह सकता कि यार यहाँ तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम था तो मैं तो लापरवाही से काम कर सकता हूँ, उसे लापरवाही से काम करने का कोई अधिकार नहीं मिलता। इसका मतलब ये नहीं कि वो आएगा ही नहीं, बस केवल अटेंडेंस लेकर चल जाएगा, केवल पैसा लेकर जाएगा कंपनी से, ऐसा नहीं होगा। उसको तो अपनी जो जिम्मेदारी है तो पूरी निभानी पड़ेगी। वो अलग बात है कि उसको कम चेक करना पड़ेगा, कम पावर लगानी पड़ेगी, लेकिन उसकी जिम्मेदारी कतई कम नहीं होने वाली। जो बाह्य ऑडिटर है, जो आपका स्टैट्यूटरी ऑडिटर है, उसकी बात की जा रही है यहाँ पर।
बी, जैसे मैंने बताया था कि इंटरनल कंट्रोल जो सिस्टम है, आंतरिक नियंत्रण जो प्रणाली जो कंट्रोल है, कंट्रोल दो पार्ट के अंदर था, एक चेकिंग में था और एक इंटरनल ऑडिट के अंदर था। इंटरनल चेकिंग और इंटरनल ऑडिट। तो इंटरनल चेकिंग अपन ने पढ़ ली, अब इंटरनल ऑडिट अपन पढ़ेंगे आंतरिक अंकेक्षण। अब आंतरिक अंकेक्षण थोड़ा सा मैंने पहले पढ़ लिया था। आंतरिक अंकेक्षण क्या होता है, जो किसी व्यवसायिक संस्था के अंदर क्या है, खुद के कर्मचारियों से अपन कराए जाते हैं। मतलब ये मतलब मैंडेटरी नहीं है, मतलब ये ऐच्छिक है, आपकी इच्छा है कि आप चाहो तो कराओ, आपकी इच्छा है चाहे तो मत कराओ आप इसे। तो इसकी डेफिनेशन देखेंगे, आंतरिक अंकेक्षण व्यवसायिक संस्था के लेखे और क्रियाओं का पुनर्निरीक्षण है। तो ये क्या है, पुनर्निरीक्षण मतलब क्या, रीचेकिंग है ये, किस किस का, लेखों व क्रियाओं की। शॉर्ट डेफिनेशन क्या बनी इसे, जो संस्था के लेखे वो क्रियाएं, जो अकाउंट्स हैं और जो एक्टिविटीज़ हैं, उनकी रीचेकिंग है ये। अब रीचेकिंग कब होगी ये, जब आपको पता चला जब इंटरनल कंट्रोल और इंटरनल चेकिंग थी वो तो साथ साथ चल रही थी वर्क के, अब वो साथ साथ चलेंगे, बाद में फिर आपने इंटरनल ऑडिट और करवाई, तो ये तो हमेशा एक साथ ही हुई, ऐसा नहीं कि ये मतलब साथ साथ चलती रहेगी। जब भी आपको पूरे अकाउंट्स कंप्लीट हो उसके बाद में की, इस कार्य के लिए नियुक्त कर्मचारी को प्राय निरंतर कार्य किया जाता है। तो इसके लिए ये जो आपकी जो डेली वाले जो कर्मचारी उनके से भी आप करवा सकते हो, चाहे तो आप बाहर से भी अपॉइंटमेंट कर सकते हो, इसमें कोई बाउंडेशन आपकी नहीं है। लेखा कर्म के कार्यों के समाप्त होने के बाद प्रारंभ होता है। तो ये जो प्रोग्राम है आपका इंटरनल ऑडिट, वो कब स्टार्ट होगा, वो स्टार्ट होगा जब आपने ये बोला जाए कि इंटरनल कब स्टार्ट होगा, जब आपकी पूरी जो अकाउंटिंग का वर्क है वो कंप्लीट हो गया है। जब अकाउंटिंग का वर्क कंप्लीट हो गया ना, उसके बाद में अपन इसे स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद आंतरिक अंकेक्षण ऐच्छिक है, लेकिन कुछ स्थिति में अनिवार्य है। देखो नॉर्मली तो ये क्या है, मैंडेटरी नहीं है, नॉन मैंडेटरी है, मतलब आपकी इच्छा है, स्वेच्छा से, आपकी इच्छा है तो कराइए, आपकी इच्छा है तो मत कराइए, कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको इंटरनल ऑडिट करवानी ही करवानी है, ऐसे कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी स्थितियां हैं जहां पर ही कंपलसरी हो जाता है, मतलब क्या है, एक रूल 138 वो एप्लीकेबल हो जाता है, कंपनी एक्ट कंपनी एक्ट्स की बात करी जा रही है, उस संदर्भ में बात की जा रही है कि यदि वो एप्लीकेबल हो जाता है, तो रूल नंबर 138 है वो यदि एप्लीकेबल हो गया तो आपको अनिवार्य है आंतरिक अंकेक्षण करवाना भी, इंटरनल ऑडिट जो प्रोग्राम में रखना भी अनिवार्य है। अब ऐसा कब वो अनिवार्य होता है, आप ये मान के चलिए बहुत ज़्यादा करोड़ों का बिजनेस हो जाता है ना आपका, तब ये बताया गया है कि आप इस सिस्टम को अलाउ कीजिए, इस सिस्टम को आपको रखना जरूरी हो जाएगा, क्योंकि जो बाहर से आने वाला ऑडिटर है वो इतने कम टाइम में सब कुछ चेक नहीं कर पाएगा। तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वहाँ पर स्थापित करने के लिए बाउंडेड कर दिया गया है कि इस ऐसी कंपनियों को जो सेक्शन 138 है, जो धारा 138 से कंपनी एक्ट है, उसके तहत यदि कोई कंपनी आ रही है तो उनको अनिवार्य रूप से आंतरिक अंकेक्षण करवाना पड़ेगा। लेकिन आपका आंसर हमेशा इसके लिए ये होगा कि आंतरिक अंकेक्षण सामान्यतः ऐच्छिक है, ठीक है, सामान्यतः ऐच्छिक है, लेकिन कुछ स्थितियों में अनिवार्य हो सकता है। अब देखिए वो आगे हम पढ़ेंगे कौन कौन सी स्थितियाँ जिनमें अनिवार्य होगा। अब आंतरिक अंकेक्षण में बताया था कि नाम से मतलब भाई अंदर से किया जाने वाला अंकेक्षण है जो, तो फिर बाद में इसको जो इसकी अपॉइंटमेंट है, जो ऑडिटर है उसका अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाएगा, प्रबंधक के द्वारा किया जाएगा, ठीक है ना। प्रबंधक को सेलेक्ट कर लिया भाई, आप अपॉइंटमेंट कीजिए। इसका कार्य क्षेत्र में कितना कार्य करना है कितना नहीं करना है, ये प्रबंधक द्वारा डिसाइड किया जाएगा, क्योंकि विधान के द्वारा वैधानिक अंकेक्षण नहीं है, तो भाई हमें कितना करना है कितना नहीं करना, कोई इसके लिए कोई सर्कुलेशन कोई गाइडलाइन नहीं है। अपनी रिपोर्ट भी किसको देगा, प्रबंधक को देगा। तो ये तीनों चीज़ें भाई, अपॉइंटमेंट किसने किया है, इसका कार्य क्षेत्र वर्किंग स्कोप कितना होगा इसका, और ये अपनी रिपोर्ट फाइनल रिपोर्ट किसको देगा, प्रबंधक को। सब कुछ प्रबंधक 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 उनके द्वारा किया जा रहा है, उनके लिए किया जा रहा है और उनको ही रिपोर्ट देना होता है। सामान्यतः अंकेक्षण कंपनी के कर्मचारी द्वारा किया जाता है। हो सकता है कि कंपनी के बाहर के व्यक्ति भी हो सकते हैं, सीए होना यहाँ आवश्यक नहीं है भाई, जरूरी नहीं है। यहाँ पर कोई आपके लिए ये नहीं बताया गया है कि आप चार्टेड अकाउंटेंट ही हो। सामान्यतः ये बात करी गई है कि कोई भी इसके ऑडिट कर सकता है, वो चाहे तो अंदर का जो स्टाफ है वो भी कर सकता है, और चाहे तो बाहर का कोई स्टाफ वो भी कर सकता है। जरूरी नहीं है वो प्रोफेशनली हो, मतलब चार्टेड अकाउंटेंट ही हो या CSE हो, कोई भी इसको कर सकता है, ये कोई जरूरी नहीं है आपके पास। आंतरिक अंकेक्षण वैधानिक अंकेक्षण को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है। देखिए ये बात बोली गई है, प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है। ये वैधानिक जो अंकेक्षण है वो तो आपको करवाना ही पड़ेगा। इस लाइन का सेंटेंस का मतलब क्या है कि यदि मान लो आप ये नहीं बोल सकते कि इंटरनल ऑडिट आप करवा रहे हो, तो जो स्टैट्यूटरी ऑडिट है, जो आंतरिक जो वैधानिक अंकेक्षण है वो अब आप करवाने की जरूरत नहीं है, तो उसको प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है। ये उसका पूरक है, उसको सहायता जरूर कर सकता है। सहायता कैसे कर देगा, जब ये हो रखा है तो वहाँ पर है ना सब कुछ है ना अच्छा सा पहले से मिल जाएगा, बहुत सारी गलतियाँ हैं जो पहले से ही है ना मतलब ठीक करवा दी जाएगी इन लोगों के द्वारा, ठीक है। तो इस व्यक्ति को परेशानी कम होगी आगे काम करने के अंदर, बहुत कम परेशानी होगी, इसका बर्डन तो बहुत सारा काम तो ये लोग कर जाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ना तो इसकी जिम्मेदारी कम होगी, ना ही इसको प्रतिस्थापित किया जाएगा। अपन ये नहीं बोल सकते किसी कंपनी साहब हमने तो ये करवा लिया अब तो हम ये नहीं करवाएंगे, नहीं, ये तो कंपलसरी है, ये तो आपको करवाना ही पड़ेगा, ये तो करवाना पड़ेगा आपको, ये आपकी इच्छा के अनुसार है।
आंतरिक अंकेक्षण की अनिवार्यता, मैंने बताया था ना कि कभी कभी कोई कंडीशन ऐसी आ सकती है जहाँ पर आपको अनिवार्य रूप से करवाना ही पड़ेगा। तो ये सेक्शन 138 है कंपनी एक्ट का, उसमें बताया गया है कि कौन कौन से व्यक्तियों को करवाना पड़ेगा। जो एक लिस्टेड कंपनी है, लिस्टेड कंपनी जो सूचीबद्ध कंपनियां होती है, सूचीबद्ध कंपनियों से मतलब होता है जिनका शेयर है वो शेयर मार्केट में लिस्टेड है, मतलब वो शेयर मार्केट है वहाँ पर उसका लिस्टेड है, वहाँ पर कोई ओपनली उससे खरीदा या बेचा जा सकता है शेयर को। तो इस तरह की कंपनियां वहाँ पर क्वेश्चन लिखा होगा लिस्टेड वर्ड सूचीबद्ध कंपनी, बस आपको नहीं समझना है कि क्या है क्या नहीं, वहाँ लिखा होगा। अनलिस्टेड कंपनी, तो लिस्टेड कंपनी के लिए कोई कंडीशन नहीं है, मतलब चाहे वो 1 रुपये कंपनी हो, चाहे वो लॉस में चलती हो, चाहे 1 रुपये का सेल करी हो, उसने कुछ भी मतलब फर्क नहीं पड़ता, यदि वो लिस्टेड है तो उसे करवाना ही पड़ेगा लिस्टेड कंपनी को। तो जो अनलिस्टेड है, जो गैर सूचीबद्ध कंपनियां हैं, नॉन लिस्टेड जिस कंपनी को बोलते हैं, नॉन लिस्टेड होगा अनलिस्टेड, नॉन लिस्टेड जो कंपनी है उसके बारे में बात करी गई है कि इसकी जो पेड अप कैपिटल है, ठीक है ना, जो प्रदत्त पूंजी है वो 50 करोड़ या अधिक है तो करवाना पड़ेगा, ठीक है ना, या वो मतलब इनमें कोई सी भी एक सेटिस्फाई जाए। और दूसरी कंडीशन है कि इसका टर्नओवर में होती है जो सेल्स है वो 200 करोड़ या इससे अधिक हो जाए तो भी आपको कराना पड़ेगा। और या उसकी आउटस्टैंडिंग डेब्ट्स या लोन्स है वो 100 करोड़ या इससे अधिक हो जाए तो भी आपको कराना पड़ेगा। और आउटस्टैंडिंग जो डिपॉजिट्स है जो उसने जमा करवा रखी है कहीं पर बाहर किसी कंपनी के पास में, वो 25 करोड़ या इससे अधिक हो तो आपको करवाना पड़ेगा। तो आपको कुल मिलाकर आपको ध्यान रखना है कि पेड अप कैपिटल के बारे में बात की जाए तो 50 करोड़ की लिमिट है, 50 करोड़ या इससे अधिक होते हैं आपको करवाना पड़ेगा। टर्नओवर 200 करोड़ जैसे ही पहुंचा या ऐसे एक रुपया ज़्यादा होते ही वैसे ही आपको करवाना पड़ेगा, 200 करोड़ होते ही करवाना पड़ेगा। 199.99999 चल रहा है तो आपको नहीं करवाना है, लेकिन फिर आपको करवाना ही पड़ेगा। आउटस्टैंडिंग डेब्ट्स और लोन, आउटस्टैंडिंग डेब्ट्स और लोन के बारे में बताइए कि आपको किसी से आपने लोन जो ले रखा है वो 100 करोड़ या इससे अधिक है तो भी करवाना पड़ेगा। आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स जो आपकी कंपनी ने किसी और जगह इन्वेस्टमेंट करके बाजार के अंदर इन्वेस्टमेंट करके आप लोगों ने पैसा जमा करा वो 25 करोड़ या इससे अधिक है तो भी आपको करवाना पड़ेगा। हो सकता है भाई अपन ने गलत जगह इन्वेस्टमेंट कर रखा हो, तो इसलिए इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए आपको ये कंडीशन बताई गई कि अनलिस्टेड कंपनियों को इन कंडीशंस के अंदर करवाना पड़ेगा। जो गैर सूचीबद्ध कंपनियां हैं उनको इस कंडीशन में कराना, और सूचीबद्ध का चाहे 1 रुपये की सेल हो उसको तो करवाना ही पड़ेगा। तीसरा बताया गया है कि प्राइवेट कंपनी है, तो प्राइवेट कंपनी के बारे में बताया गया कि यदि उसका टर्नओवर 200 करोड़ से ऊपर है और लोन उसके 100 करोड़ से, देखिए दोनों में से कोई भी एक कंडीशन एप्लीकेबल हो जाए, और मतलब यह है इन दोनों के बीच में, मैंने यहाँ लिखने से भूल गया, इनमें से कोई सी कंडीशन एप्लीकेबल हो जाए तो आपको करवाना ही पड़ेगा। टर्नओवर कितना, सेल्स इसका 200 करोड़ या इससे अधिक हो जाए और आउटस्टैंडिंग लोन कितना 100 करोड़ या इससे अधिक हो जाए तो आपको फिर ऑडिट करवानी ही पड़ेगी। कौन सी ऑडिट? इंटरनल ऑडिट करवानी ही पड़ेगी। तो इस प्रकार हमारी कुछ कंडीशन, 3 कंडीशन बताई गई थी, इनके अंदर आपको याद रखना है इसको, भाई लिस्टेड कंपनी के लिए, नॉन लिस्टेड कंपनी के लिए क्या बताया गया और प्राइवेट कंपनी के लिए क्या बताया गया है। इस केस के अंदर आपको इंटरनल जो ऑडिट है वो करवानी ही पड़ेगी। अब आगे के बारे में एक नोट बताया गया है आपको, सामान्यतः आंतरिक अंकेक्षक है वो सीए या अन्य कंपनी का कर्मचारी या बाह्य व्यक्ति कोई भी हो सकता है, मतलब भाई चार्टेड अकाउंट से था या फिर नॉन चार्टेड अकाउंट है, नॉन प्रोफेशनल व्यक्ति हो सकता है, कंपनी कर्मचारी से बाह्य व्यक्ति कोई भी हो सकता है। लेकिन कंपनी अधिनियम धारा 138 के तहत, अब बताएगा ना वापस वही जो ये भी ऊपर जो हमने स्टोरी बनी वो भी यही है, के तहत निर्धारित वर्ग की कंपनियां, तो धारा 138 में निर्धारित वर्ग की कंपनियां कौन सी थी वो ये बताऊँ, ये रही अनिवार्य था, या ये रही सेक्शन 138, सेक्शन 138। तो सेक्शन 138 के अंदर हमने 3 कंपनियां हमने पढ़ ली नीचे तक। तो इन तीनों कंपनियों केस के अंदर आपको जो ऑडिटर है वो प्रोफेशनल व्यक्ति अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा। प्रोफेशनल व्यक्ति से मतलब ये बताया गया है कि आपके प्रोफेशनल व्यक्ति जरूर नहीं है, बस सीए हो, सीए हो या सीएमए, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट होता है जो जिसे अपन वर्क्स कॉस्ट अकाउंट बोलते थे, उसका नया नाम है, वो हो सकता है, या फिर अन्य कोई पेशेवर व्यक्ति जैसे कोई एडवोकेट है जो इस फील्ड के अंदर प्रैक्टिस करता है या इनकम टैक्स से अच्छी खासी नॉलेज है, तो इन व्यक्तियों से अपन करवा सकते हैं, ठीक है ना। जरूर नहीं चार्टेड अकाउंट से कराएं, लेकिन चार्टेड अकाउंट जैसे ही सिमिलर लोगों से करवा सकते हैं अपन, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स करवा सकते हैं, या फिर अन्य किसी जो प्रोफेशनल व्यक्ति जो इस चीज़ के लिए मतलब सर्टिफाइड कर रखा है, कहीं ना कहीं से उसने डिग्री ले रखी है या कुछ कोर्स कर रखा है कि वो एलिजिबल होगा इस व्यक्ति के लिए, इस कार्य के लिए एलिजिबल होगा। सामान्यतः तो कोई भी कर सकता है, लेकिन जब सेक्शन 138 की बात करी जाती है कि जहाँ पर मैंडेटरी है इंटरनल ऑडिट करवाना, तो वहाँ पर ये भी मैंडेटरी बता दिया गया है कि इस क्वालिटी के ही आप अपॉइंटमेंट करेंगे व्यक्ति भी। ये चीज़ आपको पहले ही बता दी गई थी, वापस इस चीज़ को पढ़िए, इस पर बहुत शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं, बार बार अधिकतर कॉम्पिटिशन एग्जाम से पूछा था कि इंटरनल कंट्रोल, वहाँ पर क्वेश्चन बताया जाता है कि इंटरनल जो कुछ पूछ लेता है वो वहाँ पर भाई इंटरनल कंट्रोल में शामिल है, तो आप बोलेंगे इंटरनल चेकिंग भी शामिल है और इंटरनल ऑडिट भी शामिल है। कभी कभी वो ऐसे पूछ लेता है आपको कि इंटरनल ऑडिट है वो भाग है,
तो वो किसका भाग है, इंटरनल कंट्रोल का पार्ट है, वो इसी का तो पार्ट है ना, ये पार्ट ए हो गया और ये पार्ट बी हो गया, तो इसी का पार्ट की बात करी जा रही है। तो इंटरनल कंट्रोल, कंट्रोल मतलब बड़ी टर्म हो गई, कंट्रोल बड़ी टर्म है, इसमें चेकिंग भी शामिल है और इसके अंदर ऑडिट भी शामिल है। तो कंट्रोल किस प्रकार से करेंगे, जब इंटरनल चेकिंग हो और इंटरनल ऑडिट होगी, तब जाकर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम हमारा पूरा डेवलप होगा। अब इसके बाद में बात की जाती है कि आपका जो इंटरनल ऑडिट है और जो स्टैट्यूटरी ऑडिट है, इनमें क्या डिफरेंस है और किस किस कंडीशन में यहाँ मेजर मैंने 5 डिफरेंस लिए हैं, मैंने शॉर्ट के अंदर लिखा है, आप इसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। शॉर्ट के अंदर कैसे देखिए, सभी अनिवार्यता, तो ये मैंडेटरी है क्या, नहीं ये मैंडेटरी नहीं है, नॉर्मली मैंडेटरी नहीं है, ये ऐच्छिक है ये आपके लिए, और किसी केस के अंदर आपके लिए अनिवार्य हो सकता है जब कंपनी के सेक्शन 138 के अंदर रूल एप्लीकेबल हो रहा हो, तो नहीं तो ये सामने तो क्या बोलेंगे, आप इसे ऐच्छिक ही बोलेंगे, सामने तो ऐच्छिक ही। स्टेशनरी जो ऑडिट उसकी बात करें तो एकाकी व्यापारी और साझेदार है, इसके अलावा सभी के लिए अनिवार्य ही है, ठीक है ना, चाहे वो मतलब कुछ भी हो, चाहे वो ट्रस्ट हो, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो बोर्ड हो, बीओपी हो, एओपी हो, कुछ भी हो, सबके लिए ये क्या है, बिजनेस करवा ये अतिरिक्त अनिवार्य है, स्टेशनरी ऑडिट अनिवार्य है, सिवाय 2 व्यक्तियों छोड़ते हुए, एकाकी व्यापारी और साझेदार, इन दोनों को भी ऑडिट करवाना अनिवार्य हो सकता है जब इनकी टर्नओवर ज़्यादा हो, ये हम बाद में पढ़ेंगे, कभी बाद का टॉपिक है हमारे लिए। तो अभी हम इतना से ध्यान रखेंगे कि हमारी बात करिए भाई अनिवार्यता की, तो अनिवार्यता की बात करें तो ये इसमें तो ऐच्छिक के सामने तो ऐच्छिक होता है ये, और ये हमारा अनिवार्य होता है, कंपलसरी से मैंडेटरी करवाना। योग्यता, इसमें कोई भी व्यक्ति की स्पेशल योग्यता नहीं दिखाई गई है, भाई जरूर नहीं है कुछ भी हो, स्पेशल कंडीशन 138 के अंदर एप्लीकेबल होती है, नहीं तो इसको कोई भी कर सकता है, कंपनी का व्यक्ति, बाहर का, चार्टर्ड अकाउंटेंट, नॉन प्रोफेशनल, कोई भी कर सकता है। इसे हमेशा बाह्य व्यक्ति करेगा, और कौन करेगा, वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट ही करेगा, हमेशा, एवरी टाइम। उत्तरदायिता रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो इसको अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर प्रबंधक के द्वारा, तो उनके प्रति जिम्मेदार है, ये अंशधारियों के प्रति जिम्मेदार है, ये किसके प्रति जिम्मेदार है, अंशधारी जो शेयर होल्डर्स है उनको प्रतिनिधित्व करता है, उनकी लीडरशिप करता है, ये हमने पहले पढ़ा था हमको। और क्षेत्र सीमा, तो क्षेत्र सीमा प्रबंध द्वारा तय की जाती है इसके अंदर, और इसमें विधान द्वारा होती है, जो भी कम लॉस जो भी बोलता है उसके द्वारा तय होएगा इसके अंदर। और इसकी एक पॉइंट और बना सकते हो आप, इनकी नियुक्ति, तो नियुक्ति भी इसमें प्रबंधक द्वारा होती है, और इसके अंदर जो अकॉर्डिंग टू जो लॉ है, जो विधान उसके तहत होगी हमारे पास में। अंकेशक की स्थिति, इसमें पूर्ण स्वतंत्र नहीं होता है, मतलब ये हो सकता है कि जो हमने अपॉइंटमेंट जब प्रबंधक कराया तो उसके ऊपर दबाव होगा भी सही, क्योंकि कंपनी कोई ऐसा वो तो है नहीं भी हम बाहर व्यक्ति को करें, हम किसी व्यक्ति कर सकते हैं, तो हमारा दबाव भी होगा उसके ऊपर, प्रबंधक का दबाव भी होगा, और हो सकता है वो कंपनी का कर्मचारी हो तो ऐसे ही दबाव रहेगा हमेशा ही। वो इधर बात करिए, वो हमेशा पूर्ण स्वतंत्र व्यक्ति ही होता है, वो एक बाह्य व्यक्ति होगा और पूर्ण स्वतंत्र व्यक्ति ही होगा वो। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि हमने यहाँ पर इंटरनल ऑडिट और स्टैट्यूटरी ऑडिट दोनों के अंदर डिफरेंस पढ़े। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं यहाँ पर लिखा हुआ है, आगे देखिए, महत्वपूर्ण बिंदु। आंतरिक जांच निरीक्षण प्राथमिक चरण है और आंतरिक अंकेक्षण द्वितीयक चरण है, तो आपको पहले बता दिया, जो आपने पहले पढ़ा है वो फर्स्ट होगा, और जो सेकंड नंबर वाला वो सेकंड स्टेप होगी, क्योंकि इंटरनल जो चेकिंग है वो तो आपकी वर्क के साथ साथ चलता रहता है, और इंटरनल ऑडिट है जो पूरा अकाउंटिंग वर्क क्लोज हो गया उसके बाद में स्टार्ट होती है वो, फिर उसके बाद में स्टैट्यूटरी ऑडिट स्टार्ट होती है। आंतरिक अंकेक्षण वैधानिक अंकेक्षण का पूरक है परंतु प्रतिस्थापक नहीं। तो यहाँ देखिए, यहाँ बताया गया जो इंटरनल ऑडिट है वो हेल्पफुल हो सकता है, वो सहायता कर सकता है, उसकी वजह से आपको कम बर्डन आएगा, वैधानिक अंकेक्षण को कम बर्डन आएगा, स्टैट्यूटरी ऑडिट को कम बर्डन आएगा, लेकिन वो रिप्लेस नहीं कर सकता उसे, भाई अब आपको वो करवाने की जरूरत नहीं, वो तो करवाना ही पड़ेगा आपको। आंतरिक जांच कार्य संपादन के दौरान होता है, जबकि आंतरिक अंकेक्षण कार्य समाप्ति होने के बाद में होती है। तो पहले मैं ऊपर बता दिया मैंने, 2-3 बार बता दिया आपको कि भाई वो तो वर्किंग जब भी चल रही है तब चलता रहेगा चेकिंग, तो और जो इंटरनल ऑडिट है वो कार्य समाप्ति के बाद में होगा। आंतरिक जांच से कपट त्रुटियों को रोका जा सकता है, और जबकि इसकी सहायता से उन्हें पकड़ा जा सकता है। तो देखो, आंतरिक जांच के ड्यूरिंग द वर्क होता है तो उसे वहीं पर अपन रोक लेंगे, भाई हो ही रहा था अपन रोक ही लेंगे ना, तो भाई ठीक है ना, रुको गलत हो गया है तो इसको चेंज कर लो अभी कभी। लेकिन इंटरनल जो ऑडिट है वो तो पूरा काम समाप्त हो गया उसके बाद में, तो उसके बाद में वहाँ पर यदि कोई गलती मिलती है तो अपन उससे बोलेंगे पकड़ी गई गलती, चोरी पकड़ी गई, क्योंकि वो बाद में हो रहा है। तो इस तरीके से ये जो इंटरनल कंट्रोल है इसका मेन जो कंसेप्ट है, जो मेन लॉजिकल जो पॉइंट्स थे वो मैंने यहाँ आपको स्टडी करा दिए हैं। इसके अंदर यदि आप किसी ग्रेजुएशन बुक के अंदर जाएंगे, वहाँ टेक्स्ट रेफरेंस बुक के अंदर पढ़ेंगे तो वहाँ बहुत कुछ इसके बारे में मिलेगा, वो आप पढ़ सकते हैं। वहाँ आपके यदि डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है तो उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा वो आपके लिए, तो वहाँ पर आप ज़्यादा पढ़ सकते हैं। लेकिन अपने जो कंसेप्ट की बात है जिनमें हेर फेर बदल नहीं किया सकता, जो इसके बेसिक पॉइंट्स है, जो इसके बेसिक एलिमेंट्स है, जिनके अंदर हम बिल्कुल भी वर्ड टू वर्ड चलेंगे, बिल्कुल एक वर्ड को इधर से उधर रिप्लेस नहीं करते हैं, वो सारे मैंने यहाँ पर समझा दिए। जो सारे इसके जो कंसेप्ट है वो मैंने शॉर्ट के अंदर
मतलब जो 10 पेजों की समरी है वो मैं 2 पेज फैलाकर मैंने शॉर्ट के अंदर से कंप्लीट कर दी है। इससे क्या होगा कि आप जब कोई सी भी रेफरेंस बुक को पढ़ेंगे तो टेक्निकली आप उसको अच्छे से समझ पाएंगे। बाकी सब चीज़ें इसके बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे इंटरनल ऑडिट के फ़ायदे क्या हैं, लॉस क्या है, इसकी सीमाएँ क्या हो सकती है। तो ये बहुत सारे टॉपिक्स है, ये मतलब आप जो इच्छा हो आप इसमें लिख सकते हैं, जो आप इच्छा हो आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि ये कितनी हो सकती है, कितनी कम ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि इसमें कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है कि इसके बेनिफिट्स कितने मिल रहे हैं। हो सकता है कोई व्यक्ति के लिए 5 बेनिफिट मिल रहे हो, किसी और कंपनी को इसके 10 बेनिफिट मिल रहे हो। कोई एक स्टूडेंट सोच रहा है कि मेरे को 8 बेनिफिट्स नजर आ रहे हैं, कोई दूसरा स्टूडेंट सोच रहा है कि मुझे 10 बेनिफिट्स नजर आ रहे हैं। तो ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है, ये अलग अलग बुक्स में अलग अलग हो सकता है। तो इसके लिए तो आप बीकॉम की जो रेफरेंस बुक्स हैं वहाँ से स्टडी कर सकते हैं। ऐसे टॉपिक्स मैं नहीं लूँगा जो मतलब साइंटिफिक नहीं है, जिनके अंदर आप हेर फेर बदल कर सकते हो, तो उन टॉपिक्स को मैं डिस्कस नहीं करूँगा। लेकिन आप सबसे पहले मेरे इस टॉपिक्स को पढ़ेंगे, इनको कंटेस्ट याद करेंगे, उसके बाद में उनको समझते हुए उनको बरवली सर से निगाहों से आप समझ सकते हो। लेकिन जो फेर फेर बदल नहीं करना है वो ये शब्द हैं, वो मैंने आपको यहाँ पर नोट करा दिए हैं, तो इनके अंदर बिल्कुल भी आपको चेंजेस नहीं करना है। ठीक है, मेरे चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। इसके बाद हमने एक नेक्स्ट चैप्टर लूँगा, मैंने इसको समराइज करके पढ़ाया है आपको, जो बेसिक बेसिक टॉपिक्स वो सारे मैंने इसके अंदर ले लिए हैं। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट टर्म का सिलेबस का जो भी टॉपिक है वो मैं स्टडी करूँगा। नेक्स्ट शायद जो हमारा टॉपिक है वो होने वाला है वाउचिंग, या फिर देखना पड़ेगा, नहीं, प्लानिंग एंड प्रोसीडर्स ऑफ ऑडिट, अंकेक्षण योजना और कार्य प्रणाली जब किस प्रकार से बनती है, वो हमारा इसका नेक्स्ट टॉपिक हुआ। ठीक है, थैंक यू।